गुड इवनिंग टू ऑल। आज मैं आपको अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसके बारे में आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। वहाँ पे आप लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग आज इसकी अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है, संबंध है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट है जिसमें यह तय करते हैं कि वो एक बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस का प्रॉफिट जो है आपस में बांटेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें यह है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब कि या तो बिजनेस में सभी पार्टनर्स काम करें, या तो कोई एक पार्टनर बाकी सभी पार्टनर्स के लिए काम करे, जिसको हम लोग इन शॉर्ट कह सकते हैं म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि सभी पार्टनर्स जो हैं एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल्स भी होते हैं। ठीक है, एक नोट इसमें लिखा हुआ है, इसमें बताया हुआ है सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म, बट द नंबर्स ऑफ प्रिस्क्राइब कैन नॉट बी मोर देन 100। देखो, हमेशा ये होता है कि आप लोग इस बात पे कंफ्यूज रहते हैं कि 100 पार्टनर्स होने चाहिए या 50 पार्टनर्स होने चाहिए मैक्सिमम नंबर्स। ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो पार्टनर्स के नंबर प्रिस्क्राइब कर सकती है, लेकिन जो नंबर प्रिस्क्राइब करेगी वो 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ये हो गया कि पार्टनरशिप फर्म में 100 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर एज पर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म टू बी 50। तो कंपनीज मिसलेनियस रूल्स जो है 2014 का रूल 10 है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स किसी भी फर्म में 50 हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 होंगे, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते। लेकिन फ़िलहाल इस करंट सिचुएशन करंट तक अभी सिर्फ 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं। और फिर इसके बाद राइट्स टू पार्टनर्स। देखो, जब पार्टनर्स एडमिट होते हैं तो उनको कुछ फर्म में राइट्स मिलती हैं। ठीक है, मतलब हक, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। देखो, सभी पार्टनर्स जो होते हैं उनका हक होता है कि वो बिजनेस के प्रबंधन में जो है पार्टिसिपेट करें। ठीक है, दूसरा है राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस। देखो, कभी कोई भी काम हो, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में, या फिर आप लोग कोई भी पार्टनर कुछ काम करना चाहता है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसे बिजनेसेस में होते हैं उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स करना चाहते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए जो है आपको दूसरे पार्टनर से भी कंसल्ट करना चाहिए, ये उसका हक होता है। तीसरा, राइट टू पार्टिसिपेट राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। ये भी एक राइट है। कोई भी पार्टनर जो है उस फर्म का, उसका राइट होता है कि वो अपने फर्म के बुक ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, और साथ ही साथ उसकी एक कॉपी भी वो अपने पास रख सकता है। फोर्थ, राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद अदर इन द एग्रीड रेशियो। उसका ये हक होता है कि जो भी बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस है, उस प्रॉफिट या लॉस को वो बाकी पार्टनर्स के साथ जो भी रेशियो डिसाइड किया गया है उस रेशियो में बांटेगा। फिफ्थ, राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो, कभी कभी कोई पार्टनर क्या होते हैं कि अपने बिजनेस को भी लोन प्रोवाइड करते हैं, तो लोन पे एग्रीड रेट पे जो भी जिस दर पे सहमति जताई गई है उस
दर पे उसको ब्याज मिलना चाहिए। अगर कोई सहमति नहीं है कि ब्याज दर कितना होगा, तो इस केस में जो है उसको 6% पर एनम के अनुसार ही उसके लोन पे ब्याज मिलता है। सिक्स्थ, इन द केस ऑफ इमरजेंसी अ पार्टनर हैज़ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। देखो कभी कभी इमरजेंसी होता है तो उसमें क्या होता है कि कभी कोई पार्टनर्स कुछ घूमने चले गए, कुछ बिजनेस ट्रिप के लिए चले गए हैं, ठीक है, और पार्टनर्स बिजनेस में आपका एक ही बचा हुआ है। अब उसके पास कोई इमरजेंसी के वक्त पे उसे कोई निर्णय लेना है, तो उस वक्त पे वो अपना बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी है उसको अच्छा सही लगे वो निर्णय ले सकता है। और अगर उस निर्णय को लेने में उसके तरफ से कोई खर्च भी होता है तो उस खर्च को वो इंडेमनीफाई किया जाता है। इंडेमनीफाई कहने का मतलब है कि वो खर्चे उसको वापस मिल जाएंगे। 7, राइट टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। देखो सब पार्टनर्स का भी ये हक भी होता है कि वो किसी भी नए पार्टनर को एडमिट करने से मना करें, ठीक है। जैसे कि बहुत से पार्टनर्स होते हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारे ताऊ का लड़का, हमारे चाचा का लड़का जो है बिजनेस में आ जाए, या फिर मेरा फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं इसको बिजनेस में पार्टनर बना चाहता हूँ। तो वो पार्टनर तभी बना सकता है जब दूसरे पार्टनर्स इस बात के लिए सहमत होंगे। यदि दूसरे पार्टनर सहमत नहीं होते हैं तो वो नए पार्टनर्स को अपने फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। फिर है 8th, राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस। ये भी एक राइट होता है। जैसे कोई पार्टनर अगर अपने फर्म से ही रिटायर होना चाहता है तो वो एक प्रॉपर नोटिस, मतलब एक नोटिस 1 महीने पहले, रिटायर होने से 1 महीने पहले जो है एक नोटिस देगा दूसरे पार्टनर्स को कि वो रिटायर होना चाहता है। 9th, राइट टू गेट इंडेमनीफाइड फॉर द एक्सपेंसेस पेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं कि फर्म की एक्सपेंसेस खुद अपनी तरफ से पे कर देते हैं। तो एक पार्टनर का राइट होता है कि इस तरह से कोई भी अगर अमाउंट पार्टनर के फर्म के बिहाफ पे अगर पार्टनर पे करता है तो वो पैसा उस पार्टनर को बाद में वापस मिलना चाहिए या फिर मिलेगा। फिर इसके बाद आते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं और ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पार्टनरशिप डीड के ऊपर ही बेस होता है। अगर आप पार्टनरशिप डीड को समझ गए तो क्वेश्चंस इजी, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड के बारे में समझते हैं। देखो पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमारे पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी हम सभी पार्टनर्स के बीच में जिन जिन बातों पर सहमति हुई है उन सभी बातों का जो है एक दस्तावेज है। वो सभी सहमति जिन बातों पे हुई है, जिन मैटर्स पे सहमति हुई है, वो मैटर्स जो है हमारे पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है, ठीक है। और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सभी पार्टनरों द्वारा हस्ताक्षर किया गया होता है। द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स कैन बी इन ओरल और इन रिटर्न। देखो जो हमारी पार्टनरशिप डीड होती है वो ओरल में भी हो सकती है, मतलब हम लोग बातों बातों में आपस में जैसे प्रॉमिस कर लेते हैं, इस तरीके से भी हो सकती है, और ये रिटर्न भी हो सकती है। लेकिन जो सबसे अच्छा है विकल्प ये है कि अगर हम लोग अपने पार्टनरशिप डीड को रिटर्न में ही रखें तो सबसे बेहतर होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि देखो अगर आप लोग क्या करोगे, जैसे आज मैंने आपसे वादा कर लिया कि चलो मैं अगर आप अगले साल पास हो जाते हो तो मैं आपको 1000 रुपये दूंगा, ठीक है, जस्ट एज अ प्राइज़। तो उसमें क्या हो जाता है कि अब मैंने आपसे बोल दिया, अब बाद में आने के बाद मैं मुकर गया तो आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आपने इस टाइम पे आपने सर ऐसा बोला था। ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं मना कर दूंगा कब बोला था मैंने। तो क्या होता है कि इसी तरीके के डिस्प्यूट्स को हम लोग पार्टनरशिप में भी क्या करते हैं कि जब पार्टनरशिप हम लोग करते हैं तो इस तरीके के फ्यूचर में डिस्प्यूट्स ना हो, इसी वजह से हम लोग जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट को रिटर्न में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि बिजनेस है तो बिजनेस में एक दूसरे को धोखा देना तो हो सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। फिर आते हैं
कि हमारे जो कुछ क्लॉज हैं, कुछ मेन पॉइंट्स मैटर्स जो हमारे पार्टनरशिप डीड में होती हैं। इसमें पहला है हम लोगों का डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर कहने का मतलब है कि जो भी जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी का नाम, उन सभी का एड्रेस, उन सभी का फ़ोन नंबर वगैरह सब इसमें हम लोग को देना होता है। सेकंड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस। डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस कहने का मतलब है कि हमारे बिजनेस कहाँ पे है, ठीक है, वो किस जगह पे है, फिर उसका एड्रेस हम लोग कह सकते हैं, हमारे बिजनेस का फ़ोन नंबर क्या है, ये सब चीज़ें हमारे बिजनेस के डिस्क्रिप्शन में होती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहने का मतलब है कि हम लोगों ने बिजनेस कब शुरू किया है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में होता है कि जितने भी हम लोग पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर्स ने कितना कितना कैपिटल उस बिजनेस में लगाया है। पांचवा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या है कि भाई जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया है उस कैपिटल पे सभी पार्टनर्स को कितना प्रतिशत का ब्याज मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे तय होती है। सिक्स्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, सभी पार्टनर्स जो हैं बिजनेस से ड्राइंग्स करते हैं, ठीक है, तो अब जब वो बिजनेस से पैसा ले रहे हैं तो हमें जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को भी ब्याज देते हैं। तो इंटरेस्ट पे कितना प्रतिशत का ड्राइंग्स पे कितने प्रतिशत का ब्याज लगेगा वो चीज़ें इस पे पहले से ही बताई होती है। फिर सातवां, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि सभी पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस के प्रॉफिट या फिर लॉस को किस रेशियो में आपस में बांटेंगे। फिर एट्थ, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स में ये है कि अगर किसी भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जा रही है, मतलब कि सैलरी दी जा रही है, तो उसको पर एनम या फिर पर मंथ कितनी सैलरी दी जाएगी। फिर है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ राइट्स टू अ पार्टनर में, फिर दोबारा बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन कहने का मतलब है कि जब भी कोई पार्टनर अपने बिजनेस को या फिर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है तो उस लोन पे उस पार्टनर को कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, ये बात की सहमति इसमें होती है। अगर इस बात पे कोई भी सहमति नहीं हुई है तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार जो है पार्टनर्स के द्वारा दिया गया लोन पे 6% का ब्याज दिया जाता है। 10वां, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स। बाकी जो हम लोगों ने ऊपर जितनी भी राइट्स पढ़ी हैं, ठीक है, और सभी पार्टनर्स की अपनी अपनी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो सारी राइट्स और ड्यूटीज़ जो है पार्टनर्स की यहाँ पे बताई रहती है। फिर इसके बाद आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो जैसे मैंने पहले ही कहा था कि पार्टनरशिप डीड हो या ना हो दोनों चलता है, क्योंकि ओरल कहने का मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई मानेगा नहीं। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, कोई सहमति नहीं होती है पार्टनर्स के बीच में, बस आते हैं आपस में मिलते हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं और बिजनेस करना शुरू कर लेते हैं, जिसमें कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो और इन नियर फ्यूचर पार्टनर्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स आ जाए तो उन डिस्प्यूट्स को लेके कुछ मैंने मैटर्स रखे हैं यहाँ पे, जिन मैटर्स के बारे में कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस बताए गए हैं तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला मैटर, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो इसमें यह माना जाता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है सभी पार्टनर्स की इक्वल होगी। अगर 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 4 पार्टनर है 1:1:1:1, इस तरीके से एंड सो ऑन। फिर है दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तीसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी पार्टनर्स जितनी भी ड्राइंग्स कर रहा है उनकी ड्राइंग्स पे कभी भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा।
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन में क्या है, ये बात खास याद रखने वाली है, इसको बहुत ज़रूर ध्यान से याद रखना क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के लोन पे 6% प्रति वर्ष के दर से ब्याज दिया जाएगा। फिर है सैलरी टू पार्टनर, जो पार्टनर की सैलरी है, ठीक है, अगर कोई भी पार्टनर है तो किसी भी पार्टनर को वहाँ पे सैलरी नहीं दी जाती। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, देखो कोई भी पार्टनर का, नए पार्टनर का एडमिशन ये अलाउ नहीं है, ठीक है, जब तक सभी पार्टनर उस बात से सहमत ना हो। अगर सभी पार्टनर सहमत है कि हाँ ये बंदा जो है हमारे बिजनेस में नया पार्टनर बन सकता है तो बनेगा। अगर उनमें से जैसे 4 पार्टनर है, 4 में से 3 मान गए कि हाँ बनेगा, एक कहता है नहीं ये पार्टनर नहीं बनेगा, तो उस केस में जो वो पार्टनर नहीं बनेगा, ठीक है। तो सभी पार्टनर्स को एग्री होना चाहिए कि हाँ वो पार्टनर बन सकता है, तभी वो पार्टनर बनेगा। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखिए अब तक तो जितना बेसिक्स था मैंने वो आपको समझा दिया, खास यही बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें आप खास ध्यान रखना जो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया प्रोविजंस, ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो ध्यान रखने वाली चीज़ें। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि पार्टनर्स की ड्राइंग पे इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए पहला जो है हमारे इसमें क्या है कि जो पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं वो एक तो इरेगुलर इंटरवल, जैसे मैंने लिखा हुआ है इरेगुलर इंटरवल, ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा कि डेट दी होगी, पार्टनर्स कब ड्राइंग्स कर रहा है उसकी डेट दी होगी, बट द टाइम गैप बिटवीन विड्रॉल्स आर नॉट यूनिफॉर्म, मतलब जहाँ पे एक और दूसरे ड्राइंग्स के बीच में टाइम गैप जो है वो बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने आज किया ड्राइंग्स, मान लिया कि मैं हर जनवरी 1 तारीख को किया ड्राइंग्स, फिर फरवरी 1 तारीख को किया ड्राइंग्स, फिर मार्च 1 तारीख को, फिर अप्रैल 1 तारीख को, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टाइम गैप सेम है। टाइम गैप सेम होने का मतलब है कि हर ड्राइंग्स में एक महीने का गैप है, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। इरेगुलर इंटरवल में खास ध्यान रखना कि क्वेश्चंस में डेट गिवन होते हैं और डेट ऑफ विड्रॉल्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होते, मतलब टाइम गैप जो है बिटवीन 2 और हम कह सकते हैं सब्सिक्वेंट ड्राइंग्स, ठीक है, उनके बीच में जो है टाइम गैप सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चंस देखो इसमें बना के दिया हुआ है। तो इरेगुलर इंटरवल को हम लोग करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट मेथड, इसको आप लोग ध्यान से समझें। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है इन अ पार्टनरशिप पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 15% पर एनम। देखो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर्स के ड्राइंग्स पे 15% पर एनम के अनुसार जो है ब्याज चार्ज किया जाता है। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 आ पार्टनर ड्रू एज फॉलोज। देखो इस साल पार्टनर्स ने किस तरीके से विड्रॉ किया है, डेट मैंने आपको दिया हुआ है, 1 में 2018 2,000 रुपये निकालें, 1 अगस्त 2018 5,000 रुपये निकालें, 30 सितंबर 2018 2,000 रुपये, फिर 31 जनवरी 2018 6,000 रुपये, 31 मार्च 2019 2,000 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो डेट्स है 1 मई से 1 अगस्त, फिर अगस्त के बाद 30 सितंबर, 30 सितंबर 31 जनवरी, 31 जनवरी के बाद 31 मार्च, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे टाइम गैप जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग जो है प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। देखिए ये टेबल का सॉल्यूशन बिल्कुल आपको जब क्वेश्चंस करें इस तरीके का तो आपको भी ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरीके से करना है। मैंने ये डेट्स लिख लिए हैं, ये अमाउंट्स एज इट इज़ उतार लिया। अब इसे समझिए, नंबर ऑफ मंथ्स अप टू 31 मार्च 2019। अब हम ये देखेंगे कि जो 1 मई 2018 में ये ड्राइंग्स कर रहा है वो ड्राइंग्स
जो है पूरा साल ख़त्म होने में कितना वक्त बाकी है, मतलब 31 मार्च आने में कितना वक्त बाकी है। तो 1 मई से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 31 मई तक, तो कितने महीने बाकी हैं, 11 महीने। फिर उसके बाद 1 अगस्त से हम लोग फिर 31 मई तक देखेंगे, 8 महीने बाकी हैं। 30 सितंबर से हम लोग का 6 महीने बाकी हैं। 31 जनवरी से 31 मार्च तक 2 महीने बाकी हैं। फिर 31 मार्च 2019 से हम लोग को 31 मार्च 2019 0 महीने बाकी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग मंथ्स जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो ये अमाउंट है, इस अमाउंट की इस मंथ के साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। जैसे 11 इंटू 2 22,000, 8 5 जा 40,000, 6 2 जा 12,000, 6 2 जा 12,000, 2 0 जा 0। फिर इतना करने के बाद ये जो भी प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट को हम लोग ऐड करके लिख लेते हैं, जो आ गया हम लोगों का कितना, 86,000। 86,000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स, मतलब इनटू मैंने प्रोडक्ट लिख दिया है, इनटू रेट अपॉन 100, इनटू ये जो टाइम पीरियड है, ये 1 महीने का यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। क्योंकि जो भी मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये प्रोडक्ट मेथड है, तो प्रोडक्ट मेथड से आप जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज पीरियड जो है आपको 1/12 ही लेना है। सिर्फ 1 महीने के लिए हम लोग ब्याज कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गए 86,000 इंटू रेट, आपको मैंने ये बताया था 15% पर एनम, ये आ गया 15/100 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1075। ये हमारा आंसर है। ओके, फिर आते हैं देख रेगुलर इंटरवल। ये दूसरा मेथड है, क्योंकि पार्टनर्स जो ड्राइंग करते हैं वो या तो इरेगुलर इंटरवल में करते हैं या तो रेगुलर इंटरवल में करते हैं। देखिए, रेगुलर इंटरवल में क्या है, इसमें होता है डेट इज़ गिवन, डेट गिवन होता है, लेकिन जो ड्राइंग्स हैं उनके बीच में जो टाइम गैप होता है वो यूनिफॉर्म होता है। पहले वाले केस में क्या था कि डेट गिवन थी, इसमें भी डेट गिवन है, लेकिन पहले वाले में टाइम गैप जो था वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, लेकिन रेगुलर इंटरवल में जो टाइम गैप है वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि जब यूनिफॉर्म होता है तो हम लोगों को एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, जिसका मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख लिया है। तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से याद कर ले, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है और इसको समझने में भी बहुत आसान है। तो एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कहने का मतलब है कि पार्टनर ने जिस तारीख को ड्राइंग किया है उस तारीख से आपका पूरा साल ख़त्म होने में कितने महीने बाकी रह गए। ध्यान से सुने, फर्स्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मतलब जिस तारीख को पार्टनर पहली ड्राइंग्स कर रहा है उस तारीख से पूरा साल ख़त्म होने में कितना वक्त बाकी रह गया। फिर वो पूरे साल में फिर प्लस हम लोग करते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। ठीक है, अब पार्टनर पूरे साल में लास्ट ड्राइंग भी करेगा। अब वो लास्ट ड्राइंग जो कर रहा है उस तारीख से जो है पूरा साल ख़त्म होने में कितना महीना बाकी रह गया, डिवाइडेड बाय 2। तो पूरा का पूरा जो है एवरेज पीरियड, रेगुलर इंटरवल में एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना मस्ट है। बिना एवरेज पीरियड कैलकुलेट किए आप क्वेश्चंस कर ही नहीं पाओगे, इसलिए इस फॉर्मूले को ध्यान रखना और समझ भी लेना। तो इसमें मैंने इससे रिलेटेड कुछ केसेस बनाए, जिसको केसेस को मैं आपको समझा दूंगा। जैसे पहला केस मेरा फर्स्ट है, ड्राइंग्स मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए, इसमें मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, जो मैंने आपको यहाँ पे ये बना के दिखाया हुआ है। ओके, तो देखो, अगर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर कोई पार्टनर जो है ड्राइंग्स करता है वो भी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब
अप्रैल की 1 तारीख को अगर ड्राइंग्स करता है तो उसके पास कितने महीने बाकी रह गए पूरा साल ख़त्म होने में। तो अगर अप्रैल 1 तारीख को करता है तो अप्रैल का पूरा महीना बाकी है और बाकी ये 11 महीने और बाकी हैं, तो टोटल हो गए 12 मंथ्स। ठीक है, प्लस लास्ट ड्राइंग वो इस साल में कब करेगा, लास्ट ड्राइंग करेगा वो मार्च 1 मार्च को। ठीक है, क्योंकि मैंने 1 मार्च को इसलिए करेगा क्योंकि वो हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग्स करता है, तो जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो 1 मार्च को करेगा। अब पूरा महीना पूरा साल ख़त्म होने में कितना वक्त बाकी रह गया, सिर्फ 1 महीना, मार्च का पूरा 1 महीना। तो 12 मंथ्स प्लस 1 मंथ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ्स। ओके, ऐसे ही अगला केस है ड्राइंग्स मेड ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। अगर वो ड्राइंग्स करता है हर महीने के लास्ट को, मतलब हर महीने की लास्ट डे, तो देखो पहली ड्राइंग वो कब करेगा, अप्रैल 30 को। ठीक है, 30 अप्रैल को पहली ड्राइंग करेगा, तो महीने कितने बाकी रह गए, 11 महीने बाकी रह गए पूरा साल ख़त्म होने में। और फिर लास्ट ड्राइंग जो करेगा वो मार्च की 31 तारीख को करेगा, तो पूरा साल ख़त्म होने में कितने महीने बाकी रह गए, सिर्फ 0, क्योंकि मार्च का 31 है, महीना बाकी ही नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे आ गया हमारा 0 मंथ्स। तो यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट, ड्राइंग्स मेड ऑन मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स ड्राइंग्स कैसे कर रहे हैं, हर महीने के मिडल में, मतलब बीच में कर रहे हैं। हम 15 तारीख पकड़ लें या 16 तारीख पकड़ लें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अप्रैल में अगर वो ड्राइंग्स करेगा तो अप्रैल के 15 तारीख को करेगा, तो अब मार्च तक पूरा साल ख़त्म होने में कितने महीने बाकी रह गए, देखो अप्रैल का आधा महीना, ठीक है, और बाकी हमारे जो है 11 महीने, तो हमारे पास 11.5 महीने बाकी रह गए। प्लस अब लास्ट ड्राइंग कब करेगा, लास्ट ड्राइंग करेगा 15 मार्च को, तो 15 मार्च से अब पूरा साल ख़त्म होने में कितना टाइम बाकी रह गया, सिर्फ आधा मंथ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। तो यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। फिर ड्राइंग्स मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब देखो ईच क्वार्टर, ये बहुत बच्चों से मैंने कई बार पूछा है आज तक, तो वो बता कभी पाते नहीं है, कभी ये सब ये गलत बताते हैं कि एक क्वार्टर, अब पूरे साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, या फिर ये पूछा जाए कि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो पूरे साल में हमारे 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, और सभी क्वार्टर्स में जो है 3-3 महीनों का एक क्वार्टर होता है। मतलब अगर मैं इस डेट के हिसाब से देखूं तो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर होगा, जुलाई अगस्त सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये एक क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग करता है तो पहली ड्राइंग वो कब करेगा, पहली ड्राइंग करेगा 1 अप्रैल में। ठीक है, क्योंकि ये एक क्वार्टर है, इस क्वार्टर का पहला दिन कब होगा, 1 अप्रैल। महीने कितने बाकी रह गए, 12 मंथ्स। ठीक है, अब एक जो लास्ट ड्राइंग करेगा वो कब करेगा, देखो एक क्वार्टर इसमें कर चुका, जुलाई में इसमें कर लेगा, एक अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करेगा, फिर एक जो लास्ट जो करेगा वो 1 जनवरी को करेगा। ठीक है, इस क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में। तो कब करेगा, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर जो है जनवरी से शुरू होता है, तो जनवरी की 1 तारीख को करेगा। पूरा साल खत्म होने में कितने महीने बाकी रह गए, 3 महीने। तो 12 + 3 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 7.5 मंथ्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस हमारा है ड्राइंग्स मेड ऑन लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर है, क्वार्टर के आखिरी दिन। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, देखो पहला क्वार्टर हमारा था अप्रैल में जून, अब लास्ट डे को करता है तो लास्ट डे कौन सा आएगा, जून का आखिरी तारीख। ठीक है, यहाँ पे करेगा, तो जब जून के आखिरी तारीख में करेगा तो महीने कितने बाकी रह गए, हमारे पास 9 महीने। और फिर लास्ट ड्राइंग जब करेगा वो
इस क्वार्टर में करेगा, जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में, ठीक है ना। तो इस क्वार्टर में कितना है, लास्ट ड्राइंग करेगा वो 31 मार्च को, 31 मार्च को करेगा। तो अब पूरा साल खत्म होने में कितने वक्त रह गए, 0। तो हमारे पास आ गया 0। तो 9/12 इज इक्वल टू 4.5 मंथ्स, ठीक है। फिर एक है ड्राइंग्स मेड ऑन मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर वो हर क्वार्टर के मिड में ड्राइंग्स करता है तो क्या होगा। देखो पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून के मिड कौन सा आएगा, 15 मई, ठीक है, 15 मई। अब 15 मई से अगर हम लोग देखें तो मई का आधा महीना और बाकी ये सारे महीने मार्च तक, जो बन जाएंगे हमारे 10.5 मंथ्स, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग करेगा वो कब, इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में कहने का मतलब हो गया कि इसका मिड कौन सा है, फरवरी 15 तारीख मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास कितने महीने बाकी रह गए ख़त्म होने में पूरा साल, वो है 1.5 महीने, ठीक है। तो 1.5 महीने आ गया। 10.5 + 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स, ओके। तो ये रेगुलर इंटरवल है। इस चीज़ को खास ध्यान रखें कि किस तरीके से ड्राइंग्स कैलकुलेट किया जाएगा। देखो ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का सीधा सीधा फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी सिर्फ ये एवरेज पीरियड जो है मैटर करती है। तो ये अगर आप एवरेज पीरियड अगर कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है एब्सोल्युटली गलत ही आंसर आएगा, ठीक है। सो आज की क्लास में यहीं तक करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी ऑन योर व्हाट्सएप।